जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टैरिफ से भारत को दबाना चाहते थे ट्रंप, लेकिन पीएम मोदी ने उड़ा दी अमेरिका की नींद। ट्रंप के टैरिफ का जवाब, भारत टैरिफ से क्यों नहीं दे रहा। अमित शाह पर टिप्पणी कर बुरी फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। सऊदी अरब में शाह और मात के खेल में एमबीएस कैसे सब पर पड़े भारी। इजरायली हमले में मारा गया हमास प्रवक्ता, गाजा सिटी के अपार्टमेंट में बड़ा निशाना। क्या मेलानिया ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए होगी नॉमिनेट। कंपनी ने बनाया अगले 5 साल का प्लान, क्रूड रिफाइनिंग बढ़ेगी। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का 84 की उम्र में निधन। भारतीय हॉकी टीम की लगातार दूसरी जीत, जापान को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दुनिया के कई देश ट्रंप के टैरिफ की मार झेल रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप के इस कदम की आलोचना करते हुए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ने इसे क्षणिक करार दिया है। ताइहे इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो आइनार टैंगन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत को मजबूत करना चाहते थे। उन्हें लगता है कि भारत पर धौंस लगाने का सही अवसर है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत जैसे देश को, जो बाजारों और श्रम के लिए इतना महत्वपूर्ण है, कमतर आंकना यह उचित नहीं है। चीनी एक्सपर्ट्स ने यह भी टिप्पणी की और चर्चा की कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी के साथ द्विपक्षीय बैठक की और चीनी नेता को आपसी विश्वास और सम्मान के आधार पर भारत चीन संबंधों को आगे ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता से अवगत कराया, तो उन्होंने तर्क दिया कि यह बैठक केवल भारत और चीन के बारे में नहीं थी, बल्कि कई चिंतित देशों के बारे में थी जो ट्रंप के टैरिफ का सामना कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर जब पहली बार टैरिफ लगाया तो चीन ने सबसे मुखर प्रतिक्रिया दी। अप्रैल 2025 में टैरिफ को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था। तब अमेरिका ने चीन पर 145% और चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिए थे। बाद में जिनेवा में हुई वार्ता के बाद अमेरिका ने टैरिफ को 145% से घटाकर 30% और चीन ने इसे 125% से 10% कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, जो कि एशिया क्षेत्र में सबसे ऊंचा अमेरिकी टैरिफ है। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो गया। पहले ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था। इसके बाद भारत के रूस से तेल खरीदने पर नाराजगी जताते हुए ट्रंप ने 25% के अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा कर दी। हालांकि कहा जा रहा है कि रूसी तेल बहाना है, क्योंकि चीन, तुर्की और ईयू भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक बयान दिया था, जिसकी बीजेपी ने जमकर आलोचना की थी। अब उस बयान की वजह से महुआ मोइत्रा एक नए विवाद में फंस गई है। अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 196 और 197 के तहत माना कैंप पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा देश की गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए कथित बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राजधानी रायपुर के गोपाल सावनीर ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला का जब 23 जनवरी 2015 को फेफड़े के कैंसर से निधन हुआ तो उनकी जगह सलमान बिन अब्दुल अजीज नए शाह बने। नए शाह ने 68 वर्षीय मुकरीन बिन अब्दुल अजीज को नया क्राउन प्रिंस बनाया। मुकरीन इससे पहले खुफिया विभाग के प्रमुख थे। अभी 3 महीने ही बीते थे कि अचानक शाह सलमान ने मुकरीन को बर्खास्त कर दिया। उनकी जगह उन्होंने अपने
भतीजे 55 वर्षीय मोहम्मद बिन नाइफ को नया क्राउन प्रिंस घोषित किया। साथ ही उन्होंने अपने 29 साल के बेटे मोहम्मद बिन सलमान को नया डिप्टी क्राउन प्रिंस और रक्षा मंत्री नियुक्त किया। तब तक सऊदी की राजनीति में मोहम्मद बिन सलमान का नाम तक नहीं सुना गया था। नाइफ को अमेरिकी प्रशासन पसंद करता था। उन्होंने रक्षा मामलों पर FBI का एक कोर्स किया था। इसके अलावा उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड में आतंकवाद विरोधी रणनीति की भी ट्रेनिंग ली थी। गाजा सिटी पर इजराइल के एक हवाई हमले में आतंकी संगठन हमास की सैन्य शाखा का प्रवक्ता अबू उबैदा मारा गया है। सऊदी चैनल अल अरबिया ने उबैदा की मौत की जानकारी दी है। अल अरबिया ने बताया कि IDF ने उस अपार्टमेंट पर हमला किया जहां अबू उबैदा मौजूद था। इस हमले में अपार्टमेंट के अंदर मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। उनके परिवार और कासम ब्रिगेड के नेताओं ने उनकी मौत की पुष्टि की। अबू उबैदा ने एक दिन पहले ही इजराइल को धमकी दी थी कि अगर उसने गाजा सिटी पर हमला किया तो उसे खून से कीमत चुकानी होगी। इजरायली सेना और शिन बेत ने शनिवार को एक संयुक्त बयान में बताया था कि IDF ने गाजा सिटी में एक सीनियर हमास आतंकवादी को निशाना बनाकर हमला किया था। यरूशलेम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इजरायली अधिकारियों को पूरा विश्वास है कि वह हमले में मारा गया, हालांकि उसकी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने दुनिया के 7 युद्धों को बंद करा दिया। इसके लिए वह नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस मामले में ट्विस्ट ला दिया है। दरअसल फ्लोरिडा की रिपब्लिकन प्रतिनिधि पॉलिना लूना ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप और यूक्रेन से जुड़े शांति प्रयासों में उनकी भूमिका के लिए साल 2025 में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। अमेरिकी नेता के दावे ने एक नई बहस छेड़ दी है। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच संभावित शांति की प्रगति के पीछे मेलानिया एक प्रमुख कारण हो सकती है। उन्होंने कहा कि मेलानिया ट्रंप ने रूस के साथ अमेरिका डायलॉग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि मेलानिया यूक्रेन संघर्ष से संबंधित अमेरिकी मध्यस्थता में आगे भी शामिल हो सकती हैं। देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनर और फ्यूल रिटेलर इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC ने आने वाले 5 साल में अब तक की सबसे बड़ी विस्तार योजना का ऐलान किया है। चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने शनिवार को शेयर धारकों को बताया कि कंपनी ट्रेडिशनल ऑयल ऑपरेशन को मजबूत करने के साथ साथ पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी से निवेश करेगी। इसके लिए IOC 1.66 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। कंपनी का कहना है कि वह अपने रिफाइनिंग बिजनेस को अपग्रेड करना चाहती है। कंपनी अपनी क्रूड ऑयल रिफाइनिंग क्षमता 80.75 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2028 तक 98.4 मिलियन टन कर देगी। पानीपत, गुजरात और बरौनी रिफाइनरी में एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पाइपलाइन नेटवर्क को 22,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए 21 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। कंपनी ने कहा कि नेपाल समेत नए स्टोरेज फैसिलिटी बनाए जा रहे हैं, जिससे क्रॉस बॉर्डर एनर्जी सप्लाई मजबूत होगी। महान फिल्म निर्माता रामानंद सागर के बेटे और निर्माता शिव सागर के पिता प्रेम सागर का आज सुबह 10 बजे निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। वह कुछ समय से अस्वस्थ थे और उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार को डॉक्टरों ने उन्हें घर ले जाने की सलाह दी और आज सुबह उनका निधन हो गया। प्रेम सागर का अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे मुंबई के पवन हंस शमशान घाट पर किया गया। सागर वर्ल्ड ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस दुखद खबर को शेयर किया, जिसमें लिखा गया, बहुत ही दुख के साथ बताया जा रहा है कि श्री प्रेम सागर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी अंतिम यात्रा पवन हंस जुहू में 2:30 पर निकाली गई। उनकी आत्मा को शांति मिले। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है।
भारतीय टीम ने अपने दूसरे पूल मुकाबले में जापान को 3-2 से हरा दिया। 31 अगस्त रविवार को खेले गए इस मैच में भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे, वहीं मनदीप सिंह 1 गोल करने में सफल रहे। दूसरी ओर जापान के लिए कवाबे कोसोई ने दोनों गोल किए। जापान के खिलाफ मैच में भारतीय गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने कुछ बेहतरीन बचाव किए। कृष्ण बहादुर का ये 150वां इंटरनेशनल मुकाबला था। बता दें कि भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में चीन को 4-3 से हराया था। अब भारतीय टीम अपने आखिरी पूल मुकाबले में 1 सितंबर को कजाकिस्तान से भिड़ेगी।